हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिस्ट्री होलिक। इसके पहले के वीडियोस में हमने देखा गवर्नर ऑफ बंगाल एंड उसके बाद हमने देखा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। यानी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है ये स्टार्ट हुआ कब से? 1833 का जो चार्टर एक्ट आया वहां से जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको कन्वर्ट कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। यानी कि अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो पूरे इंडिया यानी जितना भी ब्रिटिश पोजीशन था इंडिया में, जितनी भी इनकी जो है ब्रिटिश कॉलोनी थी इंडिया में, उस पूरे का गवर्नर जनरल सिर्फ एक होगा जो होगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और बंगाल में उस समय के लिए जब तक कोई नया गवर्नर जनरल नहीं आता तब तक वहां पे एक डिप्यूटी गवर्नर जनरल रख दिया गया था। ठीक है, और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था चार्टर एक्ट 1833 से। ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अंडर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाते हैं। इसके पहले भी लॉर्ड विलियम बेंटिक कई पोस्ट पे पदोन्नत थे, मतलब कुछ भी कहिए आप, पहले से ये थे, कार्यरत थे इस चीज में। ठीक है, 1803 में ये गवर्नर ऑफ मद्रास थे, मद्रास के गवर्नर थे। एंड 1806 में फर्स्ट रिलीजियस सिपॉय म्यूटिनी हुई थी वेल्लोर में, जिसमें भी ये लीडर थे। यानी कि जो सिपॉय म्यूटिनी हुई थी वेल्लोर में उसमें भी इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और एक इनका इम्पॉर्टेंट काम क्या है? राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर के प्रोहिबिशन ऑफ सती। ठीक है, सबसे पहले इसको बंगाल में किया गया, सती एक्ट आया, प्रोहिबिशन ऑफ सती हुआ दिसंबर 1829 में। एंड 1830 में इसको ऑल ओवर इंडिया यानी कि मुंबई वगैरह में भी लागू कर दिया गया। सबसे पहले प्रोहिबिशन ऑफ सती कहाँ पे हुआ था? बंगाल में, लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से। ठीक है, फिर 1830 में इसको बॉम्बे और मद्रास में भी लागू कर दिया गया। और दूसरा बेंटिक का जो इम्पोर्टेंट काम था वो क्या था? कॉलोनल स्लीमैन के साथ मिलके सप्रेशन ऑफ ठगी। ठीक है, 1830 में इन्होंने ठगी का सप्रेशन किया। उसके पहले क्या होता था, काफी सारे जैसे कि जगह जगह पे छोटे छोटे गैंग गुंडे होते थे, वो जैसे रात में चल रहे लोगों को ठगी, आप लोग समझते होंगे, उनको ठग लेते थे, लूट लेते थे। इस तरह के एक्ट काफी ज्यादा होते थे। ठीक है, और ये यूनाइटेड प्रोविंस वाले एरिया में तो काफी ज्यादा होते थे। तो ये बेंटिक जो है कॉलोनल स्लीमैन के साथ मिल करके इन्होंने 1830 में सप्रेशन ऑफ ठगी किया। एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन चाइल्ड इन्फेंटिसाइड यानी कि बाल हत्या, भ्रूण हत्या। ठीक है, बच्चों को गर्भ में ही मार देना या पैदा होते ही मार देना। आज भी बहुत जगह पे चलता है कि अगर लड़की पैदा हुई तो उसको खत्म कर देते हैं, या जो है अबॉर्शन करवा देना। ठीक है, ये सारी चीजें तो वो पहले भी थी कहीं ना कहीं, तो उस चीज पे रेस्ट्रिक्शन लगाना। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट काम थे। पहला, प्रोहिबिशन ऑफ सती यानी जो सती सिस्टम था हमारे देश में एंशियंट टाइम से चला आ रहा था, उस पे रोक लगाना, उसको बंद करना। ठीक है, और दूसरा सप्रेशन ऑफ ठगी। ठीक है, और तीसरा क्या था? रेस्ट्रिक्शन ऑन चाइल्ड इन्फेंटिसाइड, बाल हत्या या जो भ्रूण हत्या थी उसको, उस पे जो है रेस्ट्रिक्शन लगाना, उस पे रोक लगाना। एंड देन इनके टाइम पे एक आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जिस चार्टर एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में चेंज कर दिया गया था। ठीक है, इस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के कुछ इंपॉर्टेंट जो रेगुलेशंस रूल्स थे उसमें एक था एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड एटसेट्रा इन गवर्नमेंट सर्विसेज। यानी जितनी भी अब गवर्नमेंट सर्विसेज होंगी उसमें रिलीजन, कास्ट, क्रीड, इन सब के बेसिस पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। यानी अब इक्वालिटी होगी गवर्नमेंट सर्विसेज में। एंड सिलेक्शन ऑन एबिलिटी, आपकी एबिलिटी, आपकी योग्यता पे अब गवर्नमेंट सर्विसेज में सिलेक्शन होगा। ठीक है,
ये एक इम्पॉर्टेंट चीज थी। और अभी आप देखेंगे कि इसके जस्ट बाद स्लेवरी बैन होगी 1843 में। 1843 में क्या हो जाएगी, स्लेवरी बैन हो जाएगी। ठीक है, जो कि हम आगे जब एक्ट्स वगैरह पढ़ेंगे उसमें इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या हुई, एजुकेशन सिस्टम को लेके। इसके पहले आप 1813 के एक्ट में देखेंगे कि एजुकेशन को लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से 1 लाख रुपए का, मतलब कि बोल सकते हैं आपको रिवॉर्ड, या 1 लाख रुपए का, जैसे ना बजट में 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए दिए गए। तो 1833 में जब बेंटिक आए तो बेंटिक के टाइम पे क्या हुआ कि मैकालेज मिनट आया। ठीक है, मैकाले मिनट क्या था, एक एजुकेशन रिफॉर्म को लेके एक कमीशन थी जो कि जिन्होंने अपना रिपोर्ट अपनी की। वो क्या कब आई थी, मैकाले मिनट? मैकाले मिनट आई थी 7 मार्च 1835 को। मैकाले मिनट का एक जो इम्पोर्टेंट जो है आप बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट थी, वो क्या थी, इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो पढ़ाई का मीडियम होना चाहिए, जैसे अभी भी है हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, तो मैकाले का मानना ये था कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है हायर एजुकेशन में, वो इंग्लिश में होना चाहिए, ना कि हिंदी में। इसको हम जब एजुकेशन की वीडियो पढ़ेंगे, एजुकेशन के ऊपर जो अलग अलग कमीशंस कमेटीज आई, तो ठीक है, उसमें हम सारे ये मैकाले मिनट हो गया, वुड डिस्पैच हो गए, काफी सारे हुए, किसमें क्या था क्या नहीं था। ठीक है, ओरिएंटलिस्ट कौन थे, एंग्लिसिस्ट कौन थे, इन सब चीजों के बारे में अच्छे से जानेंगे। ठीक है, अभी बस इतना ही कि मैकाले मिनट किसके टाइम पे आया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में 7 मार्च 1835 में। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन हायर एजुकेशन। एंड इस्टेब्लिश क्या किया गया, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया इन 1835 में। एंड डिपोजिशन ऑफ राजा ऑफ मैसूर, जो मैसूर के राजा थे उनको डिपोजिशन करके मैसूर को एनेक्स्ड कर लिया गया 1831 में, यानी कि मैसूर का एनेक्सेशन 1831 में पूरी तरीके से हो गया। एंड एनेक्सेशन ऑफ चाचर एंड जैंतिया इन 1832 एंड कुर्ग इन 1834। ओके, एंड फॉर्मेशन ऑफ आगरा प्रोविंस इन 1834। इसके पहले आपने देखा मद्रास प्रेसिडेंसी का फॉर्मेशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का फॉर्मेशन, एंड नाउ ये फॉर्मेशन ऑफ आगरा प्रोविंस इन 1834। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं कि कौन सी प्रोविंसेस का फॉर्मेशन किस टाइम पीरियड पे हुआ। ठीक है, किसके टाइम पीरियड पे हुआ, किसने फॉर्मेशन किया, किसने जो है मैसूर का एनेक्सेशन किया, किसने चाचर जैंतिया का एनेक्सेशन किया, किसने पंजाब का एनेक्सेशन किया, किस गवर्नर जनरल ने, किस वायसराय ने। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं गवर्नर जनरल और वायसराय से। ठीक है, एंड एबॉलिशन ऑफ द प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील एंड सर्किट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर्स इंस्टीड, यानी जो भी प्रोविंशियल कोर्ट्स थे अपील के, यानी कि कॉर्नवालिस के समय पे कुछ छोटे छोटे जो है क्या कोर्ट्स, अपील के कोर्ट्स बना दिए गए थे, सर्किट यानी कि लोकल लेवल पे, उन सब को एबॉलिश कर दिया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, और उसकी जगह पे कमीशंस अपॉइंट कर दी। ठीक है, अब उस कमिश्नर्स से आपको जो भी अपील करनी है, जो भी प्रॉब्लम है, आपको उन कमिश्नर्स के पास जाना है। ठीक है, जो छोटे छोटे अपील कोर्ट्स थे, प्रोविंशियल कोर्ट सर्किट्स, उन सबको एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास चार्ल्स मेटकॉफ, जिनका टाइम पीरियड है 1835 से लेके 1836। ठीक है, इनके टाइम पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, जो थी प्रेस एक्ट। 1835 में एक प्रेस एक्ट आया। ठीक है, आपने इसके पहले की वीडियो में आप देखेंगे तो लॉर्ड एडम्स के बारे में। ठीक है, लॉर्ड एडम्स जिन्होंने प्रेस पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था। ठीक है, तो वो जो प्रेस पे रेस्ट्रिक्शन था, वो जब चार्ल्स मेटकॉफ आते हैं तो इनके टाइम पे प्रेस एक्ट आता है 1835 का, जिसमें कि वो जो प्रेस पे, इंडियन प्रेस पे जो रेस्ट्रिक्शन लगा था उसको रिमूव कर दिया जाता है, यानी उस प्रेस रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया जाता है। इसके बाद आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड, 1836 से लेके 42 तक। इनके समय पे एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या हुई, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ, और ये फर्स्ट वॉर थी जिसमें कि इंग्लिश क्या हुआ, डिफीट, इनकी हार हो गई। ठीक है,
1836 से लेके 42 तक ये चली वॉर। एंड लास्टली क्या हुई, जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, उनकी हार हो गई। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट जो शेर शाह सूरी रोड था, ठीक है, आप मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे शेर शाह सूरी रोड के बारे में, उस रोड को बदल के, उसका नाम बदल के, उसको थोड़ा और रेनोवेट करवा के उसका नाम बदल के लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या रख दिया, ग्रांड ट्रंक रोड, जिसको कि आज जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या है, शेर शाह सूरी रोड, ठीक है, जिसको ऑकलैंड ने ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से बदल दिया, रिफॉर्म कर दिया उसको और रेनोवेट करके, जिसको कि अभी जीटी रोड। तो जीटी रोड का नाम किसने दिया, लॉर्ड ऑकलैंड ने। ठीक है, इनके समय पे डेथ ऑफ रंजीत सिंह की भी डेथ हो गई थी 1839 में। इसके बाद पंजाब का एनेक्सेशन हो जाएगा। ये सब हम अगले आगे मतलब स्टेप वाइज जब बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे। ठीक है, फिलहाल इनके टाइम पे रंजीत सिंह की डेथ हो गई थी 1839 में। एंड इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स में एक मतलब कि स्कॉलरशिप स्टार्ट की। ये एक इम्पॉर्टेंट काम था। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स में स्कॉलरशिप स्टार्ट करना। ठीक, उसके बाद आते हैं हमारे पास लॉर्ड एलन बरो। ठीक है, लॉर्ड एलन बरो जिसका टाइम पीरियड है 1842 से लेके 1844। ठीक है, 1842 से लेके 1844। इनके समय पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, एनेक्सेशन ऑफ सिंध, जो कि 1843 में हुआ। ठीक है, एंड एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन 1843। 1843 में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। ये उस समय के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी, क्योंकि स्लेवरी उन दिनों बहुत ही ज्यादा प्रचलित था, बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया जाता था। आप देखेंगे मतलब कि अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री डिटेल में जब पढ़ेंगे हम, तो उसमें हम देखेंगे कि टिंकटिया सिस्टम के बारे में, जिसमें कि यहाँ से स्लेव्स लेके जाते थे अदर कंट्रीज में, वहां पे जो है लेबर कराया जाता था। ठीक है, उनसे फोर्स्ड लेबर होता था। एक बेगारी आपने सुना होगा, जिसमें कि आपसे लेबर भी कराया जाएगा और आपको कुछ उसके बदले में कोई पैसा कुछ भी नहीं दिया जाएगा, जस्ट बिकॉज कि आपको खाना चाहिए इसलिए आप वहां पे काम करेंगे, जिसको बेगारी बोलते हैं। फोर्स्ड लेबर हो गया। ठीक है, टिंकटिया सिस्टम हो गया, जिसके थ्रू स्लेवरी कराई मतलब होती थी, दास खरीदे बेचे जाते थे। तो जब एनलाइटमेंट होता है अदर कंट्रीज में भी धीरे धीरे लोगों का मतलब कि, तो ये लगता है ये सारी चीजें फैलती हैं, लोग जो है मानसिक रूप से और ज्यादा मतलब कि उनकी जागृत होते हैं, तो उनको लगता है कि हर इंसान को जीने का, अपनी लाइफ का अधिकार, राइट होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, स्लेवरी काफी जगह पे बैन की जाती है और उसी के थ्रू इंडिया में भी 1843 में स्लेवरी को बैन किया जाता है। ठीक है, अबॉलिश की जाती है स्लेवरी। एंड सेकंड था क्या, टर्मिनेशन ऑफ द फर्स्ट अफगान वॉर, यानी कि जो अफगान वॉर यहाँ पे लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे 1836 से स्टार्ट हुई थी। इंग्लिश हार तो गए थे, लेकिन 42 में ये वॉर खत्म नहीं हुई थी। वो वॉर खत्म हुई थी लॉर्ड एलन बरो के टाइम पे। टर्मिनेशन ऑफ द फर्स्ट अफगान वॉर 1842 में इसको टर्मिनेट कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। एंड ग्वालियर के साथ वॉर भी 1843 में किसके टाइम पे हुआ था, लॉर्ड एलन बरो के टाइम पे हुआ था। ठीक है, वॉर विथ ग्वालियर। एंड फिर आते हैं हमारे पास लॉर्ड हार्डिंग। ठीक, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, जिनका टाइम पीरियड है 1844 से लेके 1848। इसमें क्या होता है, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, जिसमें कि ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है इन 1846 में। ठीक है, एंड प्रोहिबिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड। इसके पहले आप देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे चाइल्ड इन्फेंटिसाइड को प्रोहिबिट किया गया था, उसको खत्म किया गया था। लेकिन अभी क्या है, फीमेल इन्फेंटिसाइड को प्रोहिबिट किया गया। किसके टाइम पे, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे। यानी कि जो फीमेल्स की, यानी कि जो लड़कियों की बाल हत्या होती थी, भ्रूण हत्या होती थी, उसको रोका गया, स्पेशली फीमेल्स। ठीक है, एंड सप्रेशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस अमंग द गोंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया की एक प्रजाति, एक जाति होती थी गोंड्स की। ठीक है, जैसे अभी भी काफी सारी ट्राइबल कास्ट होती है, ट्राइबल जाति होती है, तो उसमें एक गोंड्स की भी जाति होती थी। तो उसमें क्या किया गया, उनके बीच में एक ह्यूमन सेक्रीफाइस की प्रैक्टिस होती थी, ह्यूमन सेक्रीफाइस किया जाता था। जैसे अभी भी कभी कभी लोग होते हैं ना, देवी देवताओं को अपने खुश करने के लिए जो है जानवरों की बलि देते हैं। ठीक, जैसे कि
बहुत लोग होते हैं, काली माँ को जैसे कि भैंसे की आई थिंक बलि दी जाती है, इसी तरीके से उस समय वहां पे क्या प्रचलित था, गोड्स में ह्यूमन सेक्रीफाइस देना। ठीक है, तो ये चीज काफी आप बोल सकते हैं कि काफी ज्यादा क्रिटिक मतलब कि काफी ज्यादा मतलब कि उस पे विचार करने वाली चीज थी, क्योंकि ह्यूमन सेक्रीफाइस करना, आप किसी को जीवन नहीं दे सकते तो आपको लेने का भी हक नहीं है। तो इस प्रैक्टिस को खत्म किया गया है, सप्रेस किया गया है, खत्म किया गया किसके द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग ने इस पे आवाज उठाई, उन्होंने इस चीज को खत्म करने के बारे में सोचा। ठीक है, तो अभी आज के वीडियो में हम लॉर्ड हार्डिंग तक ही देखेंगे। इसके बाद हम लॉर्ड डलहौजी का एक सेपरेट वीडियो लेंगे जिसमें हम लॉर्ड डलहौजी के बारे में पूरा चीज कवर करेंगे, क्योंकि ये काफी लंबा वीडियो होगा सिर्फ लॉर्ड डलहौजी के बारे में कवर करना। ठीक है, तो यहां तक के वीडियो में आज इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।